हेलो स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड ईयर का टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि हम यूएनओ के नाम से जानते हैं, आज हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहली चीज, यूएनओ क्यों अस्तित्व में आया, यूएनओ क्या है, हम सबसे पहला इसके बारे में बात करेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि विश्व के विभिन्न राष्ट्रों का एक संयुक्त मंच है संयुक्त राष्ट्र संघ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1919 में जब चला, उस टाइम पर अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाने के लिए एक संगठन की स्थापना की गई, जिसे राष्ट्र संघ यानी कि लीग ऑफ नेशन से जाना जाता है। परंतु दुर्भाग्यवश यह जो संगठन था, ये बहुत अपनी जो भी उसकी मंशा थी उसमें ये बहुत सफल नहीं हो पाया, और परिणाम स्वरूप दूसरा विश्व युद्ध भी 1939 से 1945 में हुआ। तो ये माना जाता है कि राष्ट्र संघ जिस तरीके से विफल हुआ, उसका एक उपाय के रूप में, उसमें एक सुधार के रूप में एक नए संगठन की बात द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सामने आई। द्वितीय विश्व युद्ध हम जानते हैं कि पूरा विश्व एक तरीके से बहुत ही विध्वंसकारी यह युद्ध रहा था, और अमेरिका जो कि शुरुआत में इस युद्ध में अलग थलग था, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि अमेरिका न केवल इस युद्ध में शामिल हुआ, बल्कि सबसे बड़ी ताकत बनकर एक महाशक्ति के रूप में उसने अपना जो हिरोशिमा पर जब उसने बम गिराया, तो एक तरीके से विश्व को अपनी शक्ति का उसने परिचय दिया। और तब से लेकर आज तक हम देखते हैं कि विश्व में आज अमेरिका जैसा कोई शक्तिशाली राष्ट्र नहीं है। तो उन परिस्थितियों के बीच में अमेरिका के ही राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने सबसे प्रथम यह विचार दिया, और उन्होंने ये नाम दिया यूनाइटेड नेशंस। और उनका ये कहना था कि सारे राष्ट्र मिलकर एक ऐसा संगठन बनाएं, एक ऐसा उपाय ढूंढें कि जिससे विश्व में अब कोई तीसरा विश्व युद्ध ना हो। और बहुत कुछ हम मानते हैं कि आज यूएनओ सफल भी हुआ है, कि जहां दुनिया ने दो विश्व युद्ध बहुत ही कम अंतराल में देखे, वहीं आज हम तीसरा विश्व युद्ध टाले हुए हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है परमाणु शक्ति, कि जब अमेरिका ने 1945 में जापान के ऊपर अपनी शक्ति का परिचय दिया, तब से ही विश्व के अधिकांश राज्यों को समझ आ गया कि अब अगर युद्ध होगा तो मानवता बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि विभिन्न सरकारों का एक संयुक्त संगठन है, जिसका प्रमुख मकसद है विश्व में शांति और सहयोग बनाए रखना। अगर हम इस उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य में भी यही बात आती है कि शांति और सुरक्षा बनाए रखना, साथ ही राष्ट्रों की जो संप्रभुता है, समानता है, स्वतंत्रता है, उसका सम्मान करके एक दूसरे के साथ सहयोग करके अंतर्राष्ट्रीय विकास करना। तो इस पृष्ठभूमि में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अब हम अगर डेट वाइज चलें तो जैसे हम कहते हैं कि सबसे पहला जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जो एक ठोस जिसको हम कह सकते हैं, वो था 25 अप्रैल 1945, जब सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में 50 राज्य शामिल हुए और उन्होंने यूएन चार्टर पर हस्ताक्षर किए। इस कुछ ही महीने बाद जून 1945 में 51वां राज्य यानी कि पोलैंड भी इस पर शामिल हो गया, और 24 अक्टूबर 1945 को ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, जिसे आज हम 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये एक इनिशियल हम कह सकते हैं कि जानकारी है। छात्राएं फिर से रिपीट करें एक बार आपकी जनरल नॉलेज के लिए, कि शुरुआत में यूएनओ में 50 राज्य थे, फिर कुछ महीने बाद उसमें पोलैंड भी शामिल हो गया, तो प्रारंभिक सदस्यों में 51 राज्य थे। आज इन सदस्यों की संख्या 193 हो चुकी है। 193 इसके सदस्य हैं और 2 इसमें ऑब्जर्वर हैं। ऑब्जर्वर राष्ट्र में एक तो होली सी जिसकी कैपिटल वेटिकन सिटी है, और पैलेस्टीन या फिलिस्तीन जिसके नाम से हम कहते हैं, ये 2 आज इसके ऑब्जर्वर हैं। बाकी जो 193 कंट्रीज हैं
जितने भी दुनिया के प्रमुख राज्य हैं देर सवेर सभी ने यूएनओ की मेंबरशिप एक्सेप्ट कर ली। भारत ने 30 अक्टूबर 1945 को इसकी सदस्यता को ग्रहण कर लिया था। अब हम बात कर रहे हैं तो यूएनओ की, अगर हम कहें कि यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क मैनहट्टन आइलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। इसमें कौन सी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, तो लगभग इसमें 6 भाषाएं का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक तो अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। ये 6 भाषाओं का ऑफिशियल, जिसको हम कह सकते हैं यूएनओ की 6 भाषाएं। प्रमुख तौर पे इंग्लिश और फ्रेंच भाषा में यूएनओ की कार्रवाई की जाती है। यूएनओ के और भी हम कहें तो यूएनओ के अंगों की जब हम चर्चा करेंगे तो यूएनओ में बच्चों 6 अंग हैं, जिसमें आज प्रमुख तौर पे 5 अंग तो सक्रिय है और जो 6ठा अंग है वो है तो सही, लेकिन उसकी अब कार्रवाई जो है वो परिस्थितियांवश उसकी जो है निलंबित कर दी गई है। सबसे पहले अंग में हम महासभा की चर्चा करेंगे, यानी कि जनरल असेंबली, कि जैसे किसी भी देश की संसद उसकी नीति निर्माण करती है, उसी तरीके से अगर हम महासभा के लिए भी कहें तो विश्व की संसद के नाम से महासभा या जनरल असेंबली को जाना जाता है। जनरल असेंबली में जितने भी यूएनओ के सदस्य हैं, 193 हैं, तो वे सभी महासभा के सदस्य हैं। महासभा का प्रमुख कार्य क्या है, तो महासभा का प्रमुख कार्य एक तो है बजट का संबंधी कार्य करना है, यानी कि विभिन्न राज्यों से जो अंश लेता है उसका किस तरीके से उसका आय व्यय का ब्यौरा तैयार करना, विभिन्न राज्यों को कौन सी अंगों को किस प्रकार की राशि दी जाएगी, ये सारे निर्णय जो है जनरल असेंबली या महासभा द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा देखें तो यूएनओ का नया सदस्य कौन सा राज्य बन सकता है, इसमें भी महासभा ही नए राज्यों को अपने सदस्य के रूप में सम्मिलित करता है। महासभा में 2/3 बहुमत से वो नए सदस्यों को अपना में शामिल कर सकता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण कार्य इसका है कि सुरक्षा परिषद के जो 10 अस्थायी सदस्य हैं, उन 10 अस्थायी सदस्यों को भी महासभा द्वारा चुना जाता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी होता है महासचिव, यानी कि सचिवालय का जो मुखिया है महासचिव, तो उसकी नियुक्ति, उसका चुनाव भी महासभा द्वारा किया जाता है, लेकिन सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर ही वो इस महासचिव को नियुक्त कर सकता है। इनके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी जो जजेस हैं उनकी नियुक्ति भी महासभा द्वारा की जाती है। इसके अलावा इकोसॉक यानी कि इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल के जो सदस्य हैं उनका चुनाव भी महासभा द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से ये महासभा के प्रमुख कार्य हैं। महासभा का अधिवेशन वर्ष में एक बार होता है, सितंबर में प्रारंभ होता है, नॉर्मली दिसंबर तक चलता है, लेकिन क्लोजिंग डेट का कोई फिक्स्ड उन्होंने नहीं रखा है, तो वर्ष में ये जो है सितंबर में प्रारंभ होता है। अब हम दूसरे अंग की बात करें तो सुरक्षा परिषद यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि यूएनओ का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। इनफैक्ट उसको दुनिया का पुलिसमैन या यूएनओ का पुलिसमैन अंग भी उसको कहा जाता है, और उसकी प्रमुख जिम्मेदारी है विश्व में शांति और व्यवस्था सुरक्षा बनाए रखना। 15 इसके सदस्य हैं, 15 में से 5 इसके परमानेंट यानी कि स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी हैं। जो 5 स्थायी हैं वो इसकी स्थापना से अब तक वही हैं और अभी तक इसमें 6ठा सदस्य नहीं बन पाया है। जो 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना और रशिया, ये 5 इसके स्थायी सदस्य हैं। इन स्थायी सदस्यों की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इनके पास कौन सी ऐसी शक्ति है, तो इनके पास निषेधाधिकार है, यानी कि वीटो पावर है। तो जो भी सुरक्षा परिषद के महत्वपूर्ण सुरक्षा संबंधी मामले होते हैं, ऐसे में इन 5 में से यदि कोई एक भी अगर इनकार कर दे तो वो प्रस्ताव आगे पारित नहीं हो सकता। तो इस रूप में देखें तो सुरक्षा परिषद के ये जो 5 सदस्य हैं ये अपनी वीटो पावर के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोई भी
इम्पॉर्टेंट अगर हम देखें निर्णय लेना है, उसमें 5+4 यानी 5 स्थायी सदस्यों की स्वीकृति और 10 में से कोई भी 4 अस्थायी सदस्यों की स्वीकृति मिलने पर सुरक्षा परिषद निर्णय कर सकती है। सुरक्षा परिषद के बारे में अगर हम देखें तो ये एक आदेशात्मक संस्था है, यानी कि कंपलसरी रेजोल्यूशन सुरक्षा परिषद ले सकती है और सदस्यों को इसके इन आदेशों की पालना करनी ही होती है। सुरक्षा परिषद की जो बैठक है वो 14 दिन में एक बार होती है और जो अस्थायी जो भी इसके सदस्य हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनकी इसमें अध्यक्षता रोटेशन से चलती रहती है। छात्रों, मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगी कि भारत इस सुरक्षा परिषद में छठा परमानेंट मेंबर, छठा स्थायी सदस्य बनने का इच्छुक है और लंबे समय से एक दावा कर रही है भारत की सरकार कि उसे इसमें सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन होना चाहिए। और भारत अपनी जनसंख्या के कारण, अपने परमाणु शक्ति संपन्न होने के कारण, इसके जो मानव संसाधन है उस कारण, अपनी सैन्य क्षमता के कारण विश्व में काफी इतना सशक्त दावेदार इसका है। और इसमें एक G4 संगठन है जिसमें भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान, ये चारों जो राज्य हैं जो कि G4 ग्रुप के नाम से जाने जाते हैं, इन चारों राज्यों का सुरक्षा परिषद में एक परमानेंट मेंबर के रूप में उन्होंने मांग कर रखी है। तो ये हो गया बच्चों UN सिक्योरिटी काउंसिल। तीसरा जो महत्वपूर्ण अंग है यूएनओ का वो है यहाँ का सचिवालय, यानी कि जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं वो सचिवालय के माध्यम से किए जाते हैं। सचिवालय जितना भी कागजी काम है, जितना भी रिकॉर्ड्स को डेटा प्रोवाइड करना है, बजट के प्रिपरेशन में कोई जानकारी देनी है, विभिन्न कॉन्फ्रेंसेस को करना है या कोई भी अभिकरणों की मदद करनी है, डेटा देना है, ये जो सारा काम है ये सचिवालय के माध्यम से किया जाता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इस सचिवालय का जो प्रमुख अधिकारी है वो यूएनओ का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है, वो है महासचिव। वर्तमान में मैं आपको बता दूं तो एंटोनियो गुटेरेस महासचिव हैं, पुर्तगाल के हैं। और यूएनओ के महासचिव की नियुक्ति हम पूर्व में भी बात कर चुके हैं कि महासभा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर उनकी नियुक्ति करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे जो मुख्य जो महासचिव जो व्यक्ति होता है वो एक तरीके से चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी होता है। कहीं भी यूएनओ का रिप्रेजेंटेशन करना हो तो ऐसे में महासचिव फॉरमोस्ट यूएन रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। तो ये हो गया हमारा तीसरा अंग। चौथा अंग अगर हम देखें तो इकोसॉक यानी कि इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से है, जो कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का कार्य करता है। तो यूएनओ केवल ऐसा नहीं है कि राजनीतिक कार्यों को देखता है, बल्कि यूएनओ आर्थिक और सामाजिक विश्व के हितों की भी उसमें अपनी देखरेख में कई इम्पोर्टेंट चीजें करता है। इस वक्त इसमें 54 मेंबर्स हैं, 54 इसके सदस्य हैं। ये सदस्य भी महासभा द्वारा चुने जाते हैं। फिर इसका पांचवा अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अगर हम देखें इस वक्त कहाँ पर है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नीदरलैंड के हेग में ये स्थित है। ज़्यादातर जो भी यूएनओ की इम्पोर्टेंट संस्थाएं हैं, कार्यालय हैं, वो अमेरिका में हैं, लेकिन जो इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो हेग में स्थित है। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एक तरीके से कहा जाता है कि यूनिवर्सल कोर्ट ऑफ लॉ है, यानी कि इसके जो आदेश हैं वो बंधन उनका नहीं है, वो बाध्यकारी नहीं है, परंतु उसके आदेशों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। नॉर्मली ये जो है वॉर क्राइम्स या किसी इलीगल स्टेट इंटरफेरेंस यानी कि अनैतिक रूप से या गैर कानूनी रूप से यदि कोई राज्य किसी अन्य राज्य के मामलों में दखल अंदाजी कर रहा है, युद्ध संबंधी कोई बातें हैं, तो ऐसे में जो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ लॉ है वो इस पर निर्णय करती है। इसमें कुल सदस्य 15 हैं। 15 जो जजेस हैं वो 9 साल के लिए चुने जाते हैं, दोबारा भी इसमें चुने जा सकते हैं। भारत के लिए एक गर्व की बात है कि भारत के 4 न्यायाधीश
विभिन्न कार्यकालों में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में रहे हैं, जिसमें BN राव, नागेंद्र सिंह, RN पाठक और वर्तमान में दलबीर सिंह भंडारी, जो कि 2017 में दोबारा पुनर्निर्वाचित हुए थे। तो ये कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारतीय हैं जिन्होंने अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब हम लास्ट अंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो है ट्रस्टीशिप काउंसिल या न्यास परिषद, जिसकी मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि आज की तारीख में इस परिषद के कार्यों का कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रही है। इनफैक्ट 1994 पलाऊ एक छोटा सा राज्य था, जब वो स्वतंत्र हुआ उसके बाद से न्यास परिषद की जो कार्रवाई थी उसको निलंबित कर दिया गया है। इनिशियली द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कई ऐसे राज्य जो कि बहुत ही पिछड़े हुए थे, उन राज्यों को विकास में विकसित राज्यों की भूमिका निर्धारित करने के लिए इस अंग का निर्धारण किया गया था। परंतु चूंकि आज की तारीख में उपनिवेशवाद समाप्त हो चुका है, अधिकांश राष्ट्र स्वतंत्र हैं, संप्रभु हैं, इसलिए न्यास परिषद की भूमिका जो है वो अब नहीं है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि यूएनओ में केवल 5 अंग है, यूएनओ में आज भी 6 अंग माने जाते हैं, परंतु न्यास परिषद की भूमिका जो है वह सीमित हो गई है। तो मैं सोचती हूँ बच्चों, आज के लिए हमने यूएनओ का एक ढांचागत जितनी जानकारी है वो मैंने आपको प्रोवाइड करी है। इसकी उपलब्धियां, इसका मूल्यांकन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।